इतिहास से अब तक आप कई उदाहरण देखेंगे जिसमें सत्ता पर बैठे लोग लोगों की स्वायत्तता, ज्ञान, समझ और विचार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण आपको अतीत से अब तक मिल जाएंगे जब ज्ञानियों को दबाया गया, स्वतंत्र विचारों को दबाया गया। जैसे सुकरात को समाज को जागरूक करने के कारण जहर दे दिया गया। वर्तमान में भी सत्ताओं द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म करने के प्रयास देखे जा सकते हैं। तो आइए आज हम विश्वविद्यालय के उदाहरण से इसे सटीक प्रमाणिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इस विषय को विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं होते बल्कि वे समाज की आत्मा होते हैं। ये संस्थान न केवल ज्ञान निर्माण के केंद्र होते हैं बल्कि सामाजिक बदलाव, आलोचना और नवाचार के वाहक भी होते हैं। परंतु आज विश्वविद्यालयों की यह भूमिका सत्ता, बाजार और विचारधारा की त्रासदी में फंसी हुई है। भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर जो संकट गहराया है वह इस बात का संकेत है कि ज्ञान और सत्ता के बीच द्वंद्व चरम पर आज है। इस संकट के मूल कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, अपनी विचारधाराओं को विश्वविद्यालयों पर, शिक्षा व्यवस्था पर थोपी जा रही है, ये सबसे बड़ी संकट का कारण है। उसके बाद वित्तीय निर्भरता, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वह विश्वविद्यालयों का सरकारों पर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद नौकरशाही, सरकार नौकरशाही के माध्यम से भी नियंत्रण करने का प्रयास करती है। वैचारिक प्रतिद्वंद जो सबसे बड़ा कारण है, सरकार चाहती है कि उसके विचारों को, उसकी विचारधारा को विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थाएं फैलाएं क्योंकि वह वित्त प्रदान कर रही है। सरकार समाज की बदलती अपेक्षाएं भी दबाव डालती है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर। स्वायत्तता का मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है और इसके महत्व क्या है? देखिए, स्वायत्तता का अर्थ केवल प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती बल्कि विचारों, अनुसंधान, शिक्षण और आलोचना की स्वतंत्रता भी होती है। यह वह आधार है जिस पर रचनात्मकता, वैज्ञानिक नवाचार और सामाजिक चेतना का निर्माण होता है। और इसके बिना व्यक्ति अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों की महत्व को समझ नहीं सकता, जिससे सत्ता पर बैठे व्यक्तियों के लिए सत्ता आसान हो जाती है। जैसे महान विचारक जैसे कि महालनोबिस, अमर्त्य सेन या गैलीलियो ऐसे कई विद्वान हुए जो विचारों, अनुसंधान, शिक्षण और आलोचना की स्वतंत्रता जैसे वातावरण में पनपे हैं। यानी कि इस तरीके के वातावरण महान विचारक, महान लोगों को जन्म देने के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालयों का कार्य केवल कौशल निर्माण नहीं बल्कि समाज के गहन प्रश्नों का उत्तर देना और प्रश्न करना सिखाना भी होता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारत और अमेरिका के उदाहरण से ले सकते हैं कि भारत और अमेरिका में क्या संकट है। जैसे अमेरिका को सबसे पहले लेते हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी विश्वविद्यालयों, विशेषकर हार्वर्ड पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। जैसे हार्वर्ड के $3.2 बिलियन के अनुदान और अनुबंधों को स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय की कर मुक्ति स्थिति को रद्द करने की योजना, जिससे सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो इस तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाकर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान के कमर को तोड़ा जा सकता है, जो कि अमेरिका में करने का प्रयास किया गया। सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालय छात्र प्रवेश, कैंपस में विरोध, संकाय नियुक्ति और DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन जैसे कार्यक्रमों पर अपना रुख बदले। यानी संस्थाओं का जो रुख है इन विषयों पर, उस पर वो बदलकर सरकार के अनुसार चले। तो इस पर प्रतिक्रिया क्या दी संस्थाओं ने? जैसे हार्वर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थाओं के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट है। 150 से अधिक विश्वविद्यालयों ने हार्वर्ड का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर भी किया। देखिए, सोचने वाली बात है। एक कहावत है, किसी विद्वान ने कहा है कि जब समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे ढंग से करना शुरू कर दे तो इस दुनिया की अधिकांश समस्याएं अपने आप खत्म हो जाए। जैसे आपको कोई कर्तव्य है, आपका मान लीजिए आपकी जिम्मेवारी पढ़ना है, या आप कोई शॉप चलाते हैं, या फिर यदि आप राजनीति में हैं तो आपकी वहाँ पे एक भूमिका है, वहाँ पे आपके कुछ कर्तव्य है, कुछ अधिकार है। उसका यदि आप पालन सही तरीके से करना शुरू कर दें और दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें तो इस दुनिया में विकास होगा, शांति होगी और खुशहाली धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब हम दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हैं, उसके अधिकारों पर कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं और अपने कर्तव्यों को, अपने हार्डवर्क को भूलना शुरू करते हैं तो चुनौतियां खड़ी होना शुरू हो जाती है। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले देख ले तो 1980 के दशक तक विश्वविद्यालयों में शिक्षाविदों का प्रभुत्व था।
उसके बाद से धीरे धीरे नौकरशाही नियंत्रण बढ़ा, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की पकड़ मजबूत होती गई। वर्तमान संकट में देखें तो शिक्षक, शोध और शिक्षण दोनों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। संस्थान अपने शिक्षकों की रक्षा नहीं करते, जैसा हाल में एक प्रसिद्ध निजी विश्वविद्यालय में देखा गया। और जब संस्थाएं अपने शिक्षकों की रक्षा नहीं कर पाती तो शिक्षकों की सोचने और बोलने की क्षमता संकुचित होने लगती है और वह किसी एक विचारधारा से प्रभावित होने लगती है, जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ना शुरू हो जाता है। सरकारें राजनीतिक रूप से अनुकूल लोगों की नियुक्ति कर रही है और संस्थानों को अपने एजेंडे का माध्यम बना रही है। धन की कमी, जैसे 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के युग में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक निवेश घट गया, जिससे संस्थानों को सरकार के नियंत्रण में रहना पड़ा। भारत में खासकर निजी क्षेत्र अनुसंधान पर खर्च नहीं करता, जिससे सरकारी धन की निर्भरता बनी रहती है और जहां सरकार धन देगी वहां नियंत्रण भी चाहती है और यही नियंत्रण संस्थानों के लिए चुनौती बन जाती है। समाज और सत्ता के बीच विश्वविद्यालयों की द्वंद्व भूमिका को देखें, ड्यूअल रोल को देखें यूनिवर्सिटीज की, तो नवीन ज्ञान का सृजन होता है परिवर्तन के लिए, क्योंकि आलोचना और नवाचार क्या है, बहुत जरूरी है। लेकिन सामाजिक संरचनाओं का पुनरुत्थान में सत्ता चाहती है कि विश्वविद्यालय उसके एजेंडे को बढ़ाए। यह द्वंद्व तब उभरता है जब विश्वविद्यालय सत्ता विरोधी विचारों को जन्म देते हैं। सत्ताएं विश्वविद्यालय को अनुकूल, मौन और संरचनात्मक रूप से अस्थिर देखना चाहती है, ताकि उसके वोट बैंक या किसी भी विचारधारा उसके दृष्टिकोण को प्रभावित ना किया जा सके। जब विश्वविद्यालय नवीन विचार उत्पन्न करते हैं, वे अक्सर सत्ता के क्या होते हैं, एजेंडे से टकराने शुरू हो जाते हैं और सत्ताएं चाहती है कि विश्वविद्यालय उनकी विचारधारा को पुष्ट करे, ना कि उसे चुनौती दे। आखिर क्यों आवश्यक है ये स्वायत्तता, ऑटोनोमी क्यों जरूरी है? देखिए, रचनात्मक स्वतंत्रता जरूरी है, नवाचार, शोध और विचार निर्माण हेतु यह बहुत जरूरी है। इसी से किसी व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण जरूरी है। समाज की उभरती चुनौतियों को पहचानने के लिए, जैसे एआई, फेक न्यूज, कब कोई व्यक्ति पहचान पाएगा, कोई समाज कब इन चीज़ों को पहचान पाएगा? जब उसकी थिंकिंग क्रिटिकल हो, एनालिसिस क्षमता थोड़ी गहरी हो, तभी तो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। आज की रील की दुनिया में छोटे छोटे चीज़ों में ही विश्वास कर लेना, किसी रील को देखकर किसी घटना पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेना, अपना थिंकिंग को डेवलप ना करना, अपनी एनालिसिस क्षमता को डेवलप ना करना, उस पर समय ना दे करके तुरंत उस पर विश्वास करके त्वरित निर्णय लेना, ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए स्वायत्तता जरूरी है, ताकि व्यक्ति अपने सोच को, समझ को, दृष्टिकोण को बेहतर कर सके, गहरा कर सके। आलोचना और असहमति बनी रहे। सशक्त लोकतंत्र का यह मूल तत्व है। क्या? आलोचना और असहमति। सामाजिक गतिशीलता। विश्वविद्यालय रूढ़ियों को चुनौती देकर समाज में चेतना लाते हैं। मौलिकता का विकास होता है। जैसे गैलीलियो या महालनोबिस केवल स्वतंत्र वातावरण में ही जन्म ले सकते हैं। तो ये सब जरूरी है स्वायत्तता। तो क्या स्वायत्तता सत्ता के लिए खतरा है? अब चूंकि स्वायत्तता को सत्ता क्यों दबाना चाहती है, तो इसलिए दबाना चाहती है कि कई बार उसके लिए यह खतरा बन जाती है। सत्ता के लिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एक अवरोधक बन जाती है, खासकर तब जब सत्ता कैसी हो, असुरक्षित हो, संकुचित हो, उसको डर हो, विचार विरोधी हो, उसे नए विचारों की आवश्यकता ही नहीं हो, केवल अपने एजेंडे के प्रचार की जरूरत हो, वो हर जगह पॉलिटिक्स देखती हो, हर जगह वोट देखती हो। संवेदनशील मुद्दों से बचने के लिए वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को अपनाए और अतीत को तोड़ मरोड़ दे। जैसे इंटरनेट आधारित जनतंत्रीकरण करना, विचारों की गहराई की जगह तात्कालिक राय को ही महत्व दे देना, सांस्कृतिक रूढ़िवाद का उभार हो जाना, समाज की जटिलता को सरल और सांप्रदायिक धारणाओं में बदल देना, समाज को अऐतिहासिक और सरलीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से विचारहीन नागरिक बनाए जाने का प्रयास करना। आर्थिक पहलू देखो तो वित्तीय स्वतंत्रता बनाम संस्थागत स्वायत्तता की नज़र से यदि इस चीज़ को देखें तो शिक्षा और शोध पर खर्च अत्यधिक होता है। निजी क्षेत्र का सहयोग लाभ केंद्रित होता है। यह विचारों की स्वतंत्रता को क्या करता है? बाधित करता है। कई बार निजी क्षेत्र की संस्थाएं होती है, वो अपने लाभ पर ज़्यादा केंद्रित होने शुरू हो जाती है और गुणवत्ता कम हो जाता है। यह विचारों की स्वतंत्रता को क्या करता है? बाधित करता है। इसलिए बिना शर्त सार्वजनिक वित्तीय सहयोग आवश्यक है। पब्लिक का पैसा होता है, तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के सोचने, समझने, विकसित होने पर खर्च होना चाहिए और वो बिना शर्त होना चाहिए। परंतु भारत में सार्वजनिक निवेश घट रही है, जिससे सरकार को नियंत्रण का अवसर क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि अमेरिका और चीन का उदाहरण लें तो दृष्टिकोण देखें तो अमेरिका में स्वतंत्र विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों का निर्माण होता आया है, जबकि चीन में केंद्रीकृत पर दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाती है।
अमेरिका में जहाँ लक्ष्य होता है वैश्विक प्रतिभा आकर्षित कर नवाचार को बढ़ावा देना, वहीं चीन में तकनीकी प्रभुता और सामाजिक नियंत्रण को स्थापित किया जाता है। वर्तमान में अमेरिका में राजनीतिक हस्तक्षेप से ऐसी प्रणाली खतरे में है, जबकि चीन में विचारों पर नियंत्रण है, पर योजनागत दृष्टिकोण रूप से चीन काफ़ी आगे है। तो भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, क्या समाधान हो सकते हैं, क्या नीतिगत सुझाव भी हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक फंड बिना वैचारिक शर्त के हो, शिक्षण, शोध, नियुक्ति और पाठ्यक्रम पर स्वतंत्रता दी जाए, ना कि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। शैक्षणिक नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए। संस्थानों के प्रमुख शिक्षाविद हो, ना कि नौकरशाह हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या उसके कोई भी मेंबर्स हो। नवाचार और शोध को संरक्षित करना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण से सभी विषयों में स्वतंत्रता लानी चाहिए। असहमति का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति असहमत है, कोई शिक्षक या संस्थान किसी विचारधारा से असहमत हो तो उसे गलत साबित करना या उसके फंड को रोक देना नहीं। बहुलतावाद और आलोचना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जाना चाहिए। जन भागीदारी बढ़ाना चाहिए। समाज को विश्वविद्यालय की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। तो हम कंक्लूजन में देखिए कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय लोकतंत्र की आत्मा है। वे विचारों, असहमति और भविष्य की संभावनाओं के केंद्र है। ये यदि इन्हें सत्ता, बाजार या विचारधारा की बेड़ियों में जकड़ दिया गया तो समाज एक नवाचार विहीन, विचार शून्य और निरुत्साही भविष्य की ओर अग्रसर होगा। इसलिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा करना मात्र अकादमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने जैसा है। एक विचार जो असहमति से जन्म लेता है वह पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है। विश्वविद्यालय वह शरण स्थली है जहाँ यह विचार जन्म लेते हैं।